का आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDLA 135 रहेगा। इसमें आज हम लोग जून 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने जा रहे हैं। BHDLA 135 अगर आप देखेंगे हिंदी भाषा विविध प्रयोग, ठीक है, इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आप सभी को सोल्व करवाने वाला हूँ। और खास तौर से क्लास भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपका जो एग्जाम होने वाला है BHDLA 135 का, ये टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। कितने नंबर का पेपर होगा भाई मेरे? 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपको पास होने के लिए 35 नंबर यानी 35 नंबर आपके लिए लाना जरूरी है। और एग्जाम आपका कितने घंटे होगा? 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। यहाँ नोट्स में देखिए क्या दिया गया है। पहले में क्या है देखिए, खंड 1 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक क्या है? समान है। अगर मैं बात करूं तो पहले खंड में से आपको क्या करना है? 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अरे 3 क्वेश्चन कितने कितने नंबर के रहेंगे? 20-20 नंबर के। टोटल 5 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको 3 करना रहेगा। और देखिए खंड 2 में क्या है। खंड 2 में दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रश्न को उत्तर देना है, क्योंकि खंड 2 में परिभाषिक शब्द आता है, संधि विच्छेद आता है और निबंध लिखने का आएगा। यही 3 चीजें आती हैं। अब देखिएगा इसमें क्या है, खंड 1 देखिएगा। खंड 1 में क्या देखिएगा, क्या है? पहला देखिए नोट्स क्या लिखा है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक क्या है? समान है। यानी 20-20 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन को 20 नंबर का उसको लिखने के लिए कम से कम आपको 4 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। इससे कम लिखने से आपका काम चलने वाला है नहीं। तो देखिएगा इसमें हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। देवनागरी लिपि के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। तो भैया जो देवनागरी लिपि है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। और कितने नंबर का क्वेश्चन है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। और इसका जो आपका आंसर है ना, पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन आया है। और मैंने इस बात को बार बार एक बात आपको बोला है कि पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए मैंने इसको बार बार बोला था भाई पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन आएगा और उसको पढ़ करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिखेंगे कैसे? चलिए मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे लिखते हैं और किस प्रकार से लिखा जाता है। आपको जो पहला क्वेश्चन लिखना होगा तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करोगे, देखो जो आपकी एग्जाम की आंसर शीट होगी ना, वहां पर लिखोगे प्रश्न नंबर 1 या उत्तर नंबर 1 लिख सकते हो। चाहे बीच में डाल देना, चाहे कहीं डाल देना। जिसे आप लिखोगे क्या है? उत्तर नंबर 1, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले तुम लोग लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे भाई? भूमिका। क्या लिखोगे? भूमिका लिखोगे, ठीक है। भूमिका से स्टार्ट करेंगे। तो भूमिका में क्या लिखोगे? लिपि के विकास से पहले मनुष्य बोलता। देखो भाई किसी भी भाषा का जब विकास हुआ है, ठीक है, देखो जब भी कोई भाषा आई है तो सबसे पहले भाषा को बोला जाता था, और जब भाषा को लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि। जैसे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। और जब तक लिपि का विकास हिंदी में नहीं हुआ था तब तक सिर्फ हिंदी को बोला जाता था, ठीक है। और लिपि से क्या होता है कि हमारी सभ्यता संस्कृति का भी विकास होता है। देखो पहले के लोग क्या था भैया, जैसे जब कागज नहीं था तो उससे पहले किस पर लिखा जाता था? पत्तों पर लिखा जाता था, भोजपत्र पर लिखा जाता था, गीली मिट्टी पर लिखा जाता था, पत्थर पर लिखा जाता था। लेकिन अगर आप देखेंगे उसके बाद क्या हुआ कि उस समय बहुत कम भाषाएं लिखी जाती थी। जब लिखना क्या था? बहुत ज्यादा कठिन था भाई। लिखने के लिए आपको पत्थर पर लिखना है, गीली मिट्टी पर लिखना है, ठीक है, धातु पर लिखना है। यानी उस समय लिखना क्या था? बहुत मुश्किल था। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ कि जब मध्यकाल आता है तो वहां पर कागज का आविष्कार हुआ। और कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था? चीन में हुआ है जी। कहां पर हुआ है? कागज का जब आविष्कार चीन में होता है उसके बाद कह सकते हैं कि लिखना बहुत आसान हो गया। उसी के बाद कह सकते हैं बहुत सारी किताबें हैं, जो पुस्तकें हैं, उनका छपना शुरू हो गया था। और हर भाषा के विकास के लिए लिपि का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाषा लिपि के माध्यम से उसका डेवलपमेंट होता है। क्योंकि जब भाषा कोई भी बोली जाती है तब वह भाषा ज्यादा विकसित नहीं होती है, लेकिन जब भाषा का लिखित रूप का विकास होता तो भाषा का प्रभाव बढ़ता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में जो देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी ने हिंदी को आगे बढ़ाने में अपनी एक सबसे कह सकते कि बड़ी भूमिका निभाई है। इतना आपको किसमें लिखना पड़ेगा? भूमिका में। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे? उसके बाद हम सबसे पहले कि अगली हेडिंग डालना देवनागरी लिपि। अगला ब्लैक पेन लेना, लिखना देवनागरी लिपि।
तो देवनागरी लिपि में लिखने का पहले हेडिंग बनाना मान वर्णों का मानक रूप। देखो जो देवनागरी लिपि आखिर है क्या, देखो एक तो बताऊं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ई उ ए आई ओ औ अंक आ, का खा गा गा चा छा जा झा ना, यानी जो पूरा है यही हमारा देवनागरी लिपि में वर्ण है, ठीक है। और हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसको उसके जो वर्ण है, जैसे वर्ण पता किसको बोलते हैं, जैसे का खा गा घा, छोटा बड़ा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण। तो वर्णों का लिखने का क्या है, मानक रूप है। देखिएगा हिंदी का क्षेत्र क्या है, बहुत भैया बड़ा है, बहुत विशाल क्षेत्र है हिंदी का। इस कारण से कुछ वर्णों को लिखने में विविधता का होना स्वाभाविक है, क्योंकि भाई हिंदी को हर आदमी अलग अलग प्रकार से लिखता है, इसलिए हिंदी को लिखने के लिए क्या कर दिया गया है, उसका एक मानक बना दिया गया है, उसका एक स्टैंडर्ड बना गया कि जैसे का कैसे लिखा जाएगा, खा कैसे लिखा जाएगा, गा कैसे लिखा जाएगा, घा कैसे, यानी हिंदी में हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसको लिखने के लिए हम लोगों ने क्या बना दिया है, एक मानक बना दिया है कि किस प्रकार से हम लोग हिंदी को लिखेंगे, ताकि पूरे देश के लोग वैसे ही हिंदी को लिखे। तुम सबने देखा होगा ना कि हिंदी को अगर कोई बोलता है तो अलग अलग प्रकार से लोग बोलते हैं। कोई देखो दक्षिण साउथ के लोग हिंदी बोलते हैं तो अलग टाइप से बोलते हैं, उनकी टोन है। बंगाली अलग टाइप से टोन में बोलते हैं, गुजराती जो हिंदी अलग टाइप से बोलते हैं, यूपी बिहार की हिंदी को बोलने का तौर तरीका अलग है। तो यही भाई, जब बोलने में इतनी वैरायटी है तो लिखने में किसी प्रकार का चेंज ना हो, इसलिए हिंदी का मानकीकरण किया गया है, यानी कैसे लिखा जाएगा, जैसे खा कैसे लिखा जाएगा, गा कैसे लिखा जाएगा, आ कैसे लिखा जाएगा, ई कैसे लिखे जाएगा, इसके लिए हम लोगों ने क्या कर रखा, पूरा मानक बना रखा। जैसे अगर आप देखेंगे ये मानकीकरण कर रखा है, देवनागरी लिपि में वर्णमाला है, देखो ये जैसे रहा, जैसे स्वर क्या है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, ठीक है, री, ए आई ओ आओ। फिर इनकी मात्रा कैसे लगेगी, मात्राओं के बारे में बाकायदा मानक बनाया गया है। फिर अनुस्वर है, फिर विसर्ग है, और फिर देवनागरी लिपि में क्या है, सारे व्यंजन है। इसको लिख कर क्या आना, जैसे का खा गा घा ड़ा, चा छा जा झा णा, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा, शा हा शा हा, ठीक है, छत्रिज्ञा री, ठीक है। इस प्रकार से पूरा हिंदी में। दूसरा क्या है, देवनागरी लिपि की दूसरी विशेषता क्या है, देवनागरी के लिखने में बहुत सारी कठिनाई आती है, कि जब हम लोग देवनागरी लिपि को लिखते हैं, हिंदी की लिपि है देवनागरी, भाई मेरे दूसरी भूमिका क्या बनाओगे, लेखन में कठिनाई, कि देवनागरी की लिपि में किस प्रकार से दिक्कतें आती हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। तो हिंदी को लिखने में सबसे पहले जो दिक्कत आती है, जैसे आप देखो पदम, उद्यान, द्वारा, उद्देश्य, उद्धार, इस प्रकार के शब्दों ने आपने हिंदी में खूब पढ़ा होगा कि कैसे लिखे गए, लेकिन इनको लिखने में काफी दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ लोग अलग प्रकार से लिखते हैं, कुछ लोग अलग प्रकार से लिखते हैं। जैसे अगर बताऊं, जैसे द्वारा है तो कोई द्वारा ऐसे लिखेगा, द्वारा, ठीक है, और कोई ऐसे लिखेगा द्वारा, ठीक है। तो भैया हिंदी के लेखन में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसका भी हम लोगों को क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। मात्रा कैसे लिखेगी, मात्रा कैसे नहीं लिखेगी, इसलिए हिंदी के लेखन में क्या आती है, लेखन में कठिनाई आती है। देवनागरी लिपि को लिखने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि उसमें मात्रा छोटी की लगेगी या बड़ी की लगेगी, या कोई रा आएगा तो किस किस प्रकार से रा लिखना, किस प्रकार से खा लिखना, किस प्रकार से गा लिखना, यानी अक्षरों को लिखने में काफी दिक्कत आती है। जैसे क्रम, जैसे एक शब्द है क्रम, कोई क्रम ऐसे लिखेगा और कोई का क्रम ऐसे लिख देगा, ऐसे लिख दे कर्म, अलग अलग है ना। तो यानी इसी प्रकार से, जैसे जैसे रूप है, रूप है तो कोई रूप ऐसे लिख देगा, रूप, ठीक है, रूप ऐसे लिखेगा, रूप, ठीक है। तो इसको कैसे लिखे, यानी हिंदी को लिखने में क्या आती है, बहुत ज्यादा कठिनाई। दूसरा, हिंदी की अगर देवनागरी की बात करें तो देवनागरी लिपि में अगली हेडिंग बनाओ बर्तनी। बर्तनी यानी इसमें गलत और सही में, जैसे जैसे अगर बर्तनी मतलब समझते हो, यानी भाषा को सरलीकरण करना, भाषा सरल में कैसे लिखे, आसानी से कैसे लिख सकें, उसको बोलते हैं वर्तनी। जैसे अगर बताऊं, जैसे मान लो जैसे शब्द है, जैसे ए भी संबंध है, ए भी संबंध है, ए भी संबंध है और ए भी संबंध है, इसमें कौन सा संबंध सही है, इसमें अगर आप देखें संबंध को कैसे लिखा जाए, तो भाई इसीलिए भाषा को लिखने में, हिंदी को लिखने में बड़ी दिक्कत आती है। और हिंदी की वर्तनी सही रहे, यानी देवनागरी लिपि में जो वर्तनी है, वर्तनी को सही रखने के लिए भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो किताबें होंगी, हर किताब में भैया हिंदी को जो लिखा गया अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है, अलग अलग प्रकार से रूप से। तो चौथी विशेषता क्या देवनागरी लिपि की अगर आप देखेंगे, वर्तनी बिल्कुल सही होनी चाहिए, यानी शब्दों को आपको कैसे लिखना है,
किसी भी शब्द को आपको किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार की बातों को आपको ध्यान में रखना क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या मैंने बोला कि आप जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, जो लिखे गए हैं, उन सभी शब्दों का, उन सभी वर्डों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी वर्तनी शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इस प्रकार से 20 नंबर में आपको लगभग इतना लिख देना और इसमें जो एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं, जो उदाहरण दे रखे हैं, इनको भी आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देवनागरी लिपि क्या है और देवनागरी लिपि में क्या है? और भी अगर आप लोग थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं ना, तो अगर आप लिपि के बारे में मैंने तो बता दिया वहाँ से, उतना ही लिख देना। ठीक है, लिपि में जितनी भूमिका, ठीक है। और लेखन की विधि क्या है, देखो लिपि क्या है, लिपि का मतलब है भाई भाई मेरे, भाषा को जिसमें लिखा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। और हर भाषा की क्या होती है, कोई ना कोई भाई मेरे लिपि होती है। ऐसी कोई भाषा नहीं है कि जो भाषा बिना किसी कोई लिपि की चलती हो। हर भाषा को लिखने की क्या है, एक लिपि है। क्या है, कोई भाषा इस दुनिया में सभी भाषाओं के लिखने की क्या होती है, कोई ना कोई एक लिपि होती है। उसी प्रकार से हिंदी की भी क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन के बाद अगला दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हिंदी के प्रयोजन मूलक रूप की किन्हीं दो प्रयुक्तियों का विश्लेषण। यानी प्रयोजन मूलक हिंदी क्या होती है और इसमें प्रयोग के आधार पर बताना आपको। प्रयुक्ति मीन्स प्रयोग के आधार पर आपको बताना है प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है। देखो प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब भैया किसी खास उद्देश्य के लिए, क्या बोला मैंने, किसी खास उद्देश्य के लिए जब हिंदी को बोला जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे बैंक है, बैंक में अलग प्रकार से हिंदी बोली जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे कि भाई जो हमारे कार्यालय हैं, जो ऑफिस हैं, वहां पर अलग प्रकार से हिंदी बोली जाती ना, उनका हिंदी बोलने का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। अगर बैंकों में देखोगे, साथ में देखोगे जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, वहां पर अलग प्रकार की हिंदी है। जो वकील होते हैं, जो कानून की पढ़ाई होती है, उसमें अलग प्रकार से हिंदी बोली जाती है। यानी प्रयोग के आधार पर अगर आप देखेंगे तो हिंदी किस प्रकार से बदलती है और किस प्रकार से होता है। यानी प्रयोजन मूलक उसको बोलते हैं कि जब भाषा को, ध्यान रखना कर, जब भाषा को किसी खास उद्देश्य के लिए बोला जाता है उसी को बोला जाता है प्रयोजन मूलक भाषा। और प्रयोजन मूलक हिंदी क्या हो जाएगा कि जब हिंदी को किसी खास उद्देश्य के लिए, जैसे डॉक्टरों की हिंदी, वकीलों की हिंदी, वैज्ञानिकों की हिंदी, यानी हर व्यक्ति के हिंदी बोलने का तौर तरीका है बिल्कुल अलग है, उसके शब्द अलग हैं। तो भैया ये प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, तीसरा चैप्टर है प्रयोजन मूलक हिंदी। और लगभग ये आता ही आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार भी आपके एग्जाम में प्रयोजन मूलक हिंदी आ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, चलिए हम लोग इसको भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, ओके। अगर ये दूसरा क्वेश्चन अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखना, तो सबसे पहले क्या लिखना, सबसे पहले भी लिखो भाई प्रश्न नंबर 2, ये लिखो उत्तर नंबर 2, ठीक है, ऐसे लिख देना। और सबसे पहले क्या लिखना है, भूमिका लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, भूमिका लिखना है। और भूमिका में क्या लिखना, जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनो। देखो भूमिका में क्या लिखोगे, प्रयोजन मूलक हिंदी वह हिंदी होती है, ध्यान सुनना क्या बोला हूं, प्रयोजन मूलक हिंदी वह हिंदी होती है जो किसी खास उद्देश्य के लिए बोली जाती है। जैसे मान लीजिए कि बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी, व्यापारियों में प्रयोग होने वाली हिंदी, कानून में प्रयोग होने वाली हिंदी, विज्ञान में प्रयोग होने वाली हिंदी। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी वह हिंदी है जिस हिंदी का प्रयोग हम अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं। क्योंकि हर क्षेत्र की क्या होती है, अपनी एक अलग हिंदी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। और प्रयोजन मूलक जो हिंदी है वह प्रयोग के आधार पर उसमें काफी बदलाव हम लोगों को देखना पड़ता है। इतना हमको लिखना भैया भूमिका में। भूमिका लिख दिया, उसके बाद एक हेडिंग बनाओ। हेडिंग क्या बनाओगे, पहले लिखो प्रयोजन मूलक भाषा। हेडिंग क्या लिखोगे, प्रयोजन मूलक भाषा। प्रयोजन मूलक भाषा लिखा और प्रयोजन मूलक भाषा लिखा और प्रयोजन मूलक भाषा क्या लिखोगे, हमारी हेडिंग बन गई। और इस हेडिंग को, इस हेडिंग में लिखना क्या क्या है, अब जो मैं बता रहा हूं ध्यान से देना। इसमें पहली बात लिखो, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। क्या लिखोगे, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। अतः प्रयोजन मूलक भाषा वह भाषा होती है जो हम किसी खास उद्देश्य के लिए, जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं वह हमारी क्या है, प्रयोजन मूलक भाषा है। क्योंकि जब भाषा को मात्र बोला जाता था, ठीक है, लेकिन प्रयोजन मूलक भाषा वह होगी
जब भाषा को लिखा और बोला दोनों जाता है। जैसे हम लोग अपने परिवारों में बातचीत करते हैं, लेकिन अगर हम लोग घर से बाहर जाते हैं, जैसे हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हम किसी से मिलने जाते हैं, या हम घर से बाहर किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, वकील से बात कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की जो हिंदी है वह भाषा है, वह हमें अलग अलग दिखाई देती है। ये क्या होगी? प्रयोजन मूलक भाषा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताइए, जैसे डॉक्टर जो हैं उनकी हिंदी में भी हमें बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि वह भी अलग प्रकार से हिंदी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है वकील। पॉइंट नंबर 2, वकीलों की जो हिंदी है वह भी अलग प्रकार से हिंदी हमको दिखाई देती है, क्योंकि कानून की भाषा जो होती है उस भाषा का प्रयोग ज्यादातर क्या करते हैं? वकील। तीसरा बनाना कि जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों की जो हिंदी होती है वह भी अलग प्रकार से होती है। ठीक है, व्यापारियों की जो हिंदी है वह भी अलग प्रकार की होती है। ठीक है, इनका अलग अलग एक एक पॉइंट बनाना, जैसे डॉक्टरों की हिंदी, वकीलों की हिंदी, वैज्ञानिकों की हिंदी, पत्रकारों की हिंदी, व्यापारियों की हिंदी, ये सबकी हेडिंग बनाना है, और हेडिंग को दो दो लाइन क्या कर देना है? एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है? उसके बाद लिखो, एक हेडिंग बनाओ, प्रयुक्ति के आधार पर प्रयोजन मूलक हिंदी। हेडिंग क्या बनेगी? बनाना पड़ेगा, प्रयुक्ति के आधार पर प्रयोजन मूलक हिंदी, और इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, ब्लैक पेन से लिखेगा, प्रयुक्ति के आधार पर लिखो प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक है, अब लिखो, प्रयुक्ति के आधार पर क्या है? विषय क्षेत्र के आधार पर प्रयोजन मूलक हिंदी में बदलाव। हेडिंग क्या बनाओगे? इस हेडिंग की सब हेडिंग बनेगी क्या है? विषय क्षेत्र के आधार पर। देखो, जिस प्रकार का हमारा विषय होता है, क्या लिखोगे? जिस प्रकार का हमारा विषय होता है उसी प्रकार से हमारी हिंदी भी बदलती चली जाती है। मान लीजिए, जो न्यायालय हैं, जो कोर्ट हैं, वहां पर अगर हम कोर्ट कचहरी की बात करें तो उनकी हिंदी में ज्यादातर उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे वहां अगर आप देखेंगे, हाजिर हो, क्योंकि अगर हम लोग अदालत की बात करें, अदालत की कार्रवाई में देखना होगा, किसी को नहीं बोला जाता बुलाइए, वहां पर जो फरियादी होता है ये बोलता है कि रामलाल हाजिर हो, इस प्रकार से नाम बोलता है ना। या वहां पर मुकदमा चलाया जाता है, बनाम करके मुकदमा चलता है, अगर किसी का मुकदमा चलता है, ठीक है, पेश किया जाए, बर्खा या हाजिर हो, ठीक है, या सजा सुनाई जाती है, या अगर आप देखेंगे बाइज्जत बरी किया जाता है। इस यानी जैसा जैसा क्षेत्र होता है उसी प्रकार की हिंदी हम लोगों को क्षेत्र के आधार पर हम लोगों को दें, क्योंकि हर क्षेत्र की क्या है? अलग अलग शब्दावली होती। क्या होती जी? हर क्षेत्र की अलग अलग क्या होती है? शब्दावली होती है, और उसी शब्दावली के अनुसार क्या होता है? हर विषय क्षेत्र की क्या हो जाएगी? अलग अलग प्रयोजन के आधार पर हिंदी बदलती है। दूसरा क्या? संप्रेषण के तरीके के आधार पर प्रयोजन मूलक हिंदी। देखो, संप्रेषण मतलब होता है बातचीत करने का तौर तरीका, शब्दावली, लहजा, वाक्य विन्यास, इसके आधार पर भी जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसमें बदलाव आता है। क्या आता है? लहजे के अनुसार पर। ठीक है, आपका लिखित रूप में, लिखित भाषा का जो लिखित रूप है, भाषा का जो मौखिक रूप है, इस आधार पर भी कह सकते हो कि प्रयोजन मूलक हिंदी में हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो संप्रेषण के तरीके के आधार पर और भाषा के लिखित रूप के आधार पर प्रयोजन मूलक हिंदी में क्या होता है? हम लोगों को बदलाव देखने को मिलता है। यानी जैसे हिंदी को बोला जाता है वैसे हिंदी को कई बार लिखा नहीं जाता है, और जैसे हिंदी को लिखा जाता है वैसे कई बार हिंदी को हम लोग बोलते नहीं है। अगले देखो, वक्ता, श्रोता और पाठक की स्थिति के अनुसार पर। अगली हेडिंग क्या बनाओगे? वक्ता, श्रोता व पाठक की स्थिति के आधार पर भी प्रयोजन मूलक हिंदी में बदलाव। यानी वक्ता का बोलने का तौर तरीका क्या है, और जो उसका श्रोता है, जो सुनने वाला है, वो उनके लिए कैसे हिंदी का प्रयोग करेगा, इस आधार पर भी काफी बदलाव आता है। जैसे एक डॉक्टर मरीज की जो बातचीत है, उसी आधार पर अगर हम लोग बात करें कि दो डॉक्टरों की बातचीत कैसी होती है। भाई, एक मरीज है जो रिक्शा चालक है, उससे डॉक्टर बात करेगा तो अलग प्रकार की हिंदी का प्रयोग करेगा, लेकिन साथ ही वही डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर से अगर बातचीत करेगा तो उसके हिंदी के में हम लोगों को बदलाव देखने को मिलता है। क्या है? यानी हर जगह पर सिचुएशन कैसी है, यानी स्थिति कैसी है, उस आधार पर अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में हम लोगों को बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, प्रयुक्ति के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे, उसी प्रकार से जैसे
सामान्य व्यवहार की हिंदी अलग प्रकार की हिंदी होती है, अलग प्रकार से हम लोग हिंदी बोलते हैं। व्यापारिक जो लोग होते हैं वो अलग प्रकार के हिंदी बोलते हैं, व्यापार जगत में जो हिंदी बोली जाती है भैया वो अलग प्रकार से हिंदी का प्रयोग होता है। प्रशासनिक जो क्षेत्र होते हैं, जो शासन प्रशासन है, वहां पर हिंदी की जो शब्दावली है वो अलग प्रकार की हिंदी बोलते हैं। विधि यानी कानून के जो लोग हैं वहां पर अलग प्रकार से हिंदी का बोला जाता है, यानी वहां की जो शब्दावली है वो शब्दावली में बदलाव आता है। ठीक है, वैज्ञानिक जो होते हैं उनकी अलग प्रकार की हिंदी होती है, जिसे वो बोलेगा स्पेस बोलेगा, ठीक है, या रॉकेट बोलेगा, इस प्रकार से बोलेंगे ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, फलाना फलाना ऐसे ऐसे बोलता है ना। जो मीडिया क्षेत्र है, जो अखबार है, टेलीविजन है, जो हमारा मीडिया है, देखो वो किस प्रकार से हिंदी को बोलता है। ठीक है, जो हमारे विज्ञापन है, जो एड आती है, उसमें देखो कैसी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, जियो जी भर के, ठीक है, जैसे निरमा का प्रचार आता, सबकी पसंद निरमा, ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल जो टैग लाइन होती है किस प्रकार से हिंदी वो लोग बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे हर जगह पर प्रयुक्ति यानी प्रयोग के आधार पर जो हिंदी होती है उस हिंदी में हमें बदलाव देखने को मिलता है। और इस चीजों को बाकायदा जैसे मैंने बोला है हेडिंग बना बना करके आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। और पेपर में आप सबको ऐसे ही लिखना जैसे मैं आपको हेडिंग आपको सारी बता रहा हूं। अरे हेडिंग को लिखने के बाद ब्लैक पेन से उसको दो दो तीन तीन लाइन में क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो पेपर है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा तीसरा क्या रहेगा, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी के बढ़ते प्रयोग पर अपने विचार। यानी आज जो सूचना प्रौद्योगिकी है, यानी आज अगर बात करें इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है उसमें हिंदी का प्रयोग खूब बढ़ रहा है। अगर हम बात करें जो टेक्नोलॉजी है, जो इंफॉर्मेशन है, वहां पर अगर आप देखेंगे हिंदी का जो प्रयोग है खूब बढ़ रहा है। किस प्रकार से बढ़ रहा है इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन आपका ये तीसरा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो किस प्रकार से लिखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 आपसे पूछ रखा है, सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा। देखो अगर हम आज लोग बात करें तो हिंदी का जो प्रयोग है लगभग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे कि देखो हिंदी हिंदी का कितना प्रयोग बढ़ेगा, खास तौर से इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करेंगे। देखो विज्ञान विषयक लेखन में हिंदी भाषा के स्वरूप और परिचय के बाद आपको सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लेखन में हिंदी के भाषिक प्रयोग से अवगत कराया जाएगा। विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास ने विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी विषयक में हिंदी लेखन के स्वरूप और अगर हम लोग बात करें हिंदी भाषा का जो स्वरूप है वह अगर आप देखेंगे सूचना और प्रौद्योगिकी, अगर आप देखेंगे इसका प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर मैं बात करूं जब से मोबाइल फोन आया, मोबाइल फोन आने से अगर आप देखोगे हिंदी का प्रयोग कितना बढ़ गया है। जैसे अगर बात जैसे मैसेंजर है, वहां पर देखो कितनी सारी हिंदी लिखी जा रही है। व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो आदि का अगर आप देखेंगे इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी आने के बाद कितना हिंदी बोली जा रही है। अगर मैं हिंदी की बात करूं, अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो यूट्यूब में जो थंबनेल बनाए जा रहे हैं उसमें देखो हिंदी का प्रयोग कितना बढ़ गया है। व्हाट्सएप की अगर बात हो तो व्हाट्सएप में देखो जो चैटिंग है उसमें हिंदी का प्रयोग है। खास तौर से अगर मैं वेबसाइट्स की बात करूं, कई सारी वेबसाइट जो हिंदी में वेबसाइट चलती हैं। ठीक है, तो यानी इन चीजों ने क्या किया है हिंदी को बढ़ाने में, खास तौर से हिंदी में अगर आप मैसेज देखोगे वहां पर जो ट्रांसलेशन होता है हिंदी अनुवाद में देखोगे हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी का जो प्रयोग है वह देखेंगे तो हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट में देखो कितना सारा हिंदी का प्रयोग हो रहा है। हिंदी को लेकर हिंदी की कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, दैनिक जैसे अखबारों के जैसे दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, ठीक है, इस प्रकार की वेबसाइट है। जैसे आज तक की वेबसाइट है, नव भारत टाइम की वेबसाइट है। ठीक है, अगर मैं यूट्यूब पे आता हूँ तो यूट्यूब में देखो कितने सारी जो चीजें लिखी जा रही हैं, जो पढ़ी जा रही हैं, उसमें देखो स्टोरी क्या है सब हिंदी में है। अगर हम लोग बात करें मैसेंजर में, आप जैसे आप फेसबुक की बात करेंगे, फेसबुक पर जो पोस्ट लिखी जा रही है कितने सारे लोग हिंदी में पोस्ट को लिख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हो रहा भैया कि हिंदी का जो प्रयोग है वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे हिंदी का प्रयोग जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप हिंदी के प्रयोग की बात करें तो सबसे पहला हिंदी का प्रयोग हमारे देश में कहां पर बढ़ा, अगर हम जैसे कैशलेस होगा हमारा देश, तुम सबने सुना होगा कि जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, तो 2016 में एक बड़ा नारा दिया गया था हमारे देश में, कैशलेस इकोनॉमी। कैशलेस यानी क्या भैया, नोट का प्रयोग नहीं करना है, कैश खत्म कर देना है। ओनली जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं था, जैसे पेटीएम कर देना, गूगल पे कर देना, इस प्रकार से कैशलेस को लेकर के बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया था। ना तो बैंक जाने की जरूरत होगी,
ना तो आपको करेंसी यानी पैसे रखने की जरूरत होगी, यानी आपकी सारी जो सेवाएं होंगी एक प्रकार से कैसे चलेंगी, स्मार्टफोन, कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए चलेंगी। और जिनसे जिसे कभी भी कहीं पर भी हम लोग कोई सामान खरीद सकते हैं। जैसे आज तुम लोग देखते नहीं हो कि भाई अगर किसी को कोई सामान खरीदना है तो ऐसे बार कोड स्कैन करके पैसा दे देता है और फिर उस पे मैसेज आता है पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए, इस प्रकार से आता ना। तो क्या है, ये सारी जैसे इलेक्ट्रॉनिक बटुआ, जैसे अगर हम बात करें ई वैलेट जिसको बोलते हैं, इन सब चीजों से क्या हुआ, यानी आपको रुपया और पैसा का जो भुगतान है वह पूरी तरह से क्या कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया है। जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आने से क्या हो गया है कि आज जो करेंसी यानी आपको पैसे यानी वैसे खास नोट और सिक्के रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से क्या कर सकते हैं, सभी चीजों को आप क्या कर सकते हैं भाई, प्रयोग कर सकते हैं ना। नहीं आपको पर्स रखने की जरूरत नहीं है, पर्स में कुछ पैसा रखो भाई, पर्स गिर गया तो क्या दिक्कत है, लेकिन क्या है सारा आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा, क्या इंटरनेट का भविष्य है। देखो इंटरनेट का भविष्य कह सकते हो भाई, पूरी दुनिया इंटरनेट पे आज चली गई है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट का जो भविष्य है वो काफी सुनहरा, अगर हम लोग बात करें। ठीक है, आजकल फाइबर केबल्स के जरिए मिल रही है अगर हम बात करें। साथ साथ अगर आप देखिए इंटरनेट का जो प्रयोग है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैबलेट में, मोबाइल में इंटरनेट की मांग दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। इस मांग का हिसाब से अगर हम बात करें, डाटा ट्रांसफर कर पाना संभव नहीं होगा। यही नहीं, आजकल उपकरणों में भी जितनी बिजली की खपत हो रही है उसकी भी एक सीमा है। अगर जिस वजह से लाखों मील लंबाई में फैला इस केबल का हिस्सा प्रभावित हो जाएगा, तब भी इंटरनेट ट्रैफिक रुक जाता है। सुनामी हो, भूकंप हो, पानी के अंदर चलने वाले जहाजों के ठीक है क्षतिग्रस्त होने से केबल क्षतिग्रस्त हो सकती है। सन 2008 में ऐसी एक घटना थी जिसमें मिस्र में समेत कुछ देशों में इंटरनेट की सेवाएं बंद हो गई थी। तो अगर आप बात करेंगे, देखो आज अगर हम लोग बात करें भाई इंटरनेट अगर बंद हो जाएगा तो दुनिया भर की समस्याओं का क्या है, सामना करना पड़ेगा ना। कि भाई इंटरनेट तुम सब देखते हो बीच बीच में कभी कभार जैसे यूट्यूब बंद हो जाएगा, बीच में चलना बंद हो जाता है या धीमा हो जाता है। कभी कभी देखो जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप कभी कभी स्लो हो जाता है या व्हाट्सएप में मैसेज जाने बंद हो जाते हैं, लेकिन आधे घंटे में उसको क्या ठीक कर लिया जाता है। ठीक है, ठीक है। और आर्टिफिशियल एजेंसी में बढ़ेगी नई दुनिया। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे आईटीसी में, देखो कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जिसमें मशीनों का कृत्रिम बौद्धिक रूप में काम किया जाता है। रोबोट जो मशीनों के जरिए सारे काम कर रहा है ना, जो कृत्रिम मशीनें बनाई गई हैं। आर्टिफिशियल जो एजेंसी है, जैसे एआई आई है, एआई टूल आया है ना, जिसमें आज तक हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, उसमें कुछ निकालना है, कुछ लिखवाना है, कुछ करना है। देखो कितनी सारी वीडियो उनके जरिए बनाई जा रही है। तो इन चीजों में आने से क्या हो रहा है कि अब हम लोग हिंदी में भी इन चीजों का प्रयोग धीरे धीरे अगर आप देखेंगे बढ़ रहा है। हिंदी अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में तीसरी बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। क्या है भैया, पूरी दुनिया में बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। ठीक है, अगर हम बात करें पूरी दुनिया में सबसे थर्ड नंबर की लैंग्वेज हिंदी बनती है। और हिंदी में अगर आप देखेंगे कितनी सारी वेबसाइट हैं, कितनी सारी चीजें हैं। आज हिंदी का जो प्रयोग है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी यानी सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आईटीसी की बात करें, सभी चीजों में अगर आप देखेंगे ना, मानव शरीर का 79वां अंग, ठीक है, जिसे अगर आप देखें मानव शरीर की बात करें, मानव की एक संगठन है, उसी की भांति वैज्ञानिक समय समय पर नई खोज और शोध करते रहते हैं। इन्हीं खोजों शोधों के द्वारा मानव शरीर में संरचना जुड़ी बीमारियां, उनसे बचने के लिए कई कई ना देखो आज अगर आप देखेंगे तो कई सारी जैसे पेट है, आंत है, ठीक है, इस प्रकार की जो जानकारी है, देखो इंटरनेट के जरिए लोगों को कितना जागरूक किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे इंटरनेट पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हिंदी का प्रयोग बढ़ने से काफी हो रहा है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे कि आप जो अपनी बुक है, जो किताब है भाई, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो इग्नू की वेबसाइट है वहां से आप क्या है कि भाई सूचना और प्रौद्योगिकी आने से क्या हिंदी का विकास हुआ ना, कि जैसे आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से किताबें नहीं मिलती हैं, तो जब आपको किताब नहीं मिलती है तो क्या हो रही, आप जाकर के डायरेक्ट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी मीडियम में किताब को पढ़ सकते हैं ना। आसान हो गया ना। आज अगर आपको कोई एफआईआर दर्ज करवानी है, आप ऑनलाइन में किसी भी एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं। आपको कोई शिकायत करनी है, आप आए यानी वेबसाइट जा गई हैं, आज हर कोई शिकायत कर सकते हैं। आपको राशन कार्ड बनवाना है, आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना, आपको कुछ भी करना, हर एक शिकायत आज ऑनलाइन में हो रही है। आज अगर आपको कोई एफआईआर मुकदमा भी करवाना है तो आप उसका एफआईआर मुकदमा भी क्या ऑनलाइन में कर सकते हैं। तो आज देखोगे कि सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो हिंदी का प्रभाव है वह लगातार अगर आप देखेंगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नैनो या नया शब्द पुराना, नैनो आकार के कणों के वैज्ञानिक को ही नैनो विज्ञान कहते हैं। नैनो विज्ञान का ही व्यवसायिक रूप नैनो टेक्नोलॉजी है। दरअसल टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी शब्द का अर्थ है विज्ञान की
जीवन की जरूरतों का नहीं भाई, जो टेक्नोलॉजी एक प्रकार से क्या करती है, विज्ञान की जरूरत है उसका उपयोग करती है। विज्ञान विज्ञान पहले व्यावसायिक विज्ञान बनता है, फिर उसका रूपांतरण नैनो टेक्नोलॉजी में होता है। यानी कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप लोग देखेंगे तो जो आज विज्ञान है, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो हिंदी का जो प्रयोग है, हिंदी का जो प्रभाव है लगातार बढ़ा है, और सूचना और प्रौद्योगिकी आने से कह सकते हो कि हिंदी के क्षेत्र में काफी विकास हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे दुनिया भर के कई सारे देश हैं, चीन है, जापान है, यूरोप है, इन सब के कई सारे देशों में लोग हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कई एक जापानी लड़की थी जो यूट्यूब पर वीडियो बनाती है, मायो जापान करके उसका चैनल है, अगर आप लोग यूट्यूब में जाएंगे सर्च कर लेना, वो जापानी लड़की है जो भारत में हिंदी सीखने आई थी। आज उसका यूट्यूब पर एक चैनल चलता है, उसके चैनल का नाम है मायो जापान। आप लोग चाहे सर्च करके देख लेना, मायो जापान है, एक जैपनीज लड़की है जो हिंदी बोलती है, और हिंदी बोल करके कह सकते उसने पूरा अपना पूरा कैरियर बना लिया है, सिर्फ क्या है, सिर्फ हिंदी बोल करके, ठीक है। साथ में से बहुत सारे लोग जो हिंदी, यानी क्या है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से क्या भाई हिंदी का अगर जो प्रभाव कह सकते हो वह पूरी दुनिया में फैल रहा, और पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे हमको पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा। तो पूरा अगर आप देखें इसको क्या कर रहा, पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा कि सूचना और प्रौद्योगिकी में हिंदी का प्रभाव कैसे बढ़ा है, और हिंदी हिंदी का जो विकास है वह इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी यानी सूचना और प्रौद्योगिकी में किस प्रकार से वह विकास किया है, ठीक है। ये सारा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। देखो अगला जो क्वेश्चन देखिए क्या है, विशेषण का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए किन्हीं 5 विशेषणों की संज्ञा में परिवर्तित हो। नहीं विशेषण किसे कहते हैं भाई मेरे, चौथा क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ठीक है। क्या विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आप सबको तो पता होगा भाई विशेषण क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम लोग क्या करें भाई, वही तो विशेषण है। तो विशेषण जो आया इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये 20 नंबर में अब पूछ लिया है, तो 20 नंबर में विशेषण को कैसे लिखना है, और ये कह सकते कि संज्ञा 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 यानी संज्ञा को विशेषण में परिवर्तित करना है, ठीक है, या सर्वनाम को विशेषण में परिवर्तित करना है, ठीक है। जैसे अगर जैसे एग्जांपल देके बताओ, जैसे किसी ने बोला भैया मोहन काला लड़का है, तो मोहन की विशेषता कौन बता रहा है, काला बता रहा है। तो मोहन क्या, मोहन संज्ञा है, और काला यानी काला विशेषण है। तो संज्ञा की विशेषता किसने बताई, काले शब्द यानी विशेषण ने। तो इसको क्या बनाएंगे, ये संज्ञा का विशेषण है। अगर यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। देखिएगा अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा जो आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना पड़ेगा, जो आपसे विशेषण पूछा गया, ठीक है। तो विशेषण को सबसे पहले आप क्या लिखोगे, देखो सबसे पहले लिख देना भाई विशेषण, ठीक है। तो विशेषण क्या लिखोगे यहाँ पर, कि जो वाक्य संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम जो है उसकी जो विशेषता बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। देखो उदाहरण के लिए स्थापत्य के नमूने से उत्कृष्ट बताने के लिए किया गया पाठ में ताजमहल का अनुपम सौंदर्य, जैसे एक शब्द है ताजमहल का अनुपम सौंदर्य, यानी सौंदर्य यानी सुंदरता, ताजमहल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि ताजमहल भैया क्या है, सुंदर है, ठीक है। जैसे शाहजहां का योगदान आमसरणी यानी पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हिमाचल प्रदेश के मंदिर रमणीय हैं, यानी हिमाचल प्रदेश का मंदिर है बहुत अच्छा है घूमने फिरने के लिए, यह अत्यंत मनोहर है, ठीक है। क्या है, जैसे माउंट आबू के जैन मंदिर सूक्ष्म नक्काशी के लिए विख्यात हैं। जैसे माउंट आबू के मंदिरों की विशेषता क्या है कि उसकी नक्काशी बहुत बढ़िया है, इसकी विशेषता बता रहा है। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो मेरा कहने का मतलब क्या, अगर आप देखेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता देता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण। जैसे किसी ने बोला कि रमेश रमेश पढ़ने में बहुत तेज है, तो तेज जो शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है, रमेश की, कि भैया जो रमेश वो पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा शीला तेज दौड़ती है, क्या लिखा, शीला तेज दौड़ती है, तो शीला की विशेषता क्या, कि भाई वो तेज दौड़ती है, तो तेज शब्द है ना, ठीक है। जैसे किसी ने बोला कि कार मेरी कार काली है, तो मेरी की विशेषता क्या हो गई भाई, काली, यानी कार की विशेषता काला बता रहा, ठीक है। जैसे किसी ने बोला है कि जैसे किसी ने बोला कि मेरी बुक, यह मेरी बुक है, तो क्या है बुक की विशेषता क्या, कि ये बुक आपकी है, ठीक है। जैसे बोला कि भाई यह मेरी पुस्तक है,
भाई पुस्तक की विशेषता कि भाई ये पुस्तक क्या है, आपकी है ना। जैसे माली गमले में पानी दे रहा है, तो माली की विशेषता क्या हुई, भाई वो पानी दे रहा है गमले में। गमले और माली की विशेषता क्या हुई कि वो पानी दे रहा है। इस प्रकार से अगर आप क्या है, यही जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, चाहे संज्ञा की विशेषता बताए या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी खास तौर से उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। जैसे भारत की विशेषता क्या है कि भाई भारत धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि भैया जिस देश में सभी धर्मों का मान सम्मान है, जिस देश में सभी धर्म एक समान माने जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष। जैसे रामचरितमानस नामक काव्य लोकप्रिय है, तो रामचरितमानस क्या भैया लोकप्रिय है, तो लोकप्रिय रामचरितमानस की विशेषता क्या लोकप्रिय है। जैसे आगरा में ताजमहल स्थित है, तो आगरा की विशेषता क्या कि भाई वहां पर ताजमहल है। ठीक है। जैसे नदी का पानी गंदा है, नदी का पानी गंदा है, तो भाई पानी की विशेषता क्या बन गई, नदी की विशेषता क्या है कि पानी गंदा है। ठीक है। व्यक्ति महान है, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है कि व्यक्ति वो भैया महान है। देखो वह कैसा स्वस्थ बालक है, यानी बालक यानी क्या भाई बहुत स्वस्थ है। ठीक है। मौर्य काल की मूर्ति कला का अद्भुत सौंदर्य है, भैया मौर्य काल की जो मूर्तियां उनका सौंदर्य क्या अद्भुत है, तो मौर्य काल की जो मूर्तियां उनकी विशेषता क्या बन जाएगी, अद्भुत है। ठीक है। विशेषण को संज्ञा में परिवर्तित करना, देखिएगा विशेषण को संज्ञा में बदल करके भी हम वाक्य बना सकते हैं। जैसे रामचरितमानस एक लोकप्रिय काव्य को हम रामचरितमानस नामक काव्य की लोकप्रियता के वाक्य में बदल करके बना सकते, यह लोकप्रियता संज्ञा है। रमणीय मंदिर को मंदिर की रमणीयता में बदले जा सकते हैं। यानी क्या है कि भैया जो संज्ञा है उसकी विशेषता जो बता देगा, क्या हम उसको क्या करें भैया विशेषण के रूप में ले रहे हैं। ठीक है। देखो चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, दोनों की जो विशेषता बता रहा है, ठीक है, चाहे चाहे संज्ञा की बताए चाहे सर्वनाम की बताए, उसको हम क्या कह रहे हैं विशेषण। ठीक है। क्या है वही हमारा क्या हो जाएगा भैया विशेषण हो जाएगा। जैसे किसी ने बोला, जैसे मान लीजिए कि यह अत्यंत प्रिय पुस्तक है। ठीक है। मेरी मेरी अत्यंत, जैसे किसी ने बोला कि यह मेरा दोस्त है, तो दोस्त की विशेषता क्या भैया कि यह दोस्त की, यानी यह मेरा दोस्त है, तो यह की विशेषता क्या कि भाई ये आपका दोस्त है। ठीक है। यानी क्या है कि जो भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दे उसी को हम विशेषण कहते हैं। और एग्जाम में जब लिखोगे ना तो विशेषण की क्या लिख देना, विशेषण। ठीक है। और इधर लिख देना विशेषण, और ऐसे बीच में लाइन खींच देना और फिर विशेषण लिख देना। ठीक है। कितने विशेषण हैं, जैसे जैसे आपने लिख दिया है कि वह कमजोर है, वह बालक कमजोर है, तो बालक की विशेषता क्या होगी, कमजोर होगी, तो नीचे बता देना लिख लिख करके। ठीक है। जैसे पहला लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, चौथा लिखा, ऐसे लिखा। जैसे आपने लिखा कि शीला तेज दौड़ती है, क्या लिखा, जैसे आपने पहला एग्जाम्पल, जैसे तुमने लिखा कि शीला तेज दौड़ती है, तो नीचे क्या लिखोगे, यहाँ पर शीला की विशेषता है कि वह तेज दौड़ती है, तो जो तेज शब्द है वह शीला की विशेषता बता रहा है, यानी पहला हो गया। फिर इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे आप जितना लिखना चाहते हैं वैसी प्रकार से आप लिख करके क्या कर सकते हैं, बना करके लिखा जा सकता है। ठीक है। तो इस टाइप से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो रहेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी, क्या करनी है इसमें भैया, किसी दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसमें जैसे बैंकों में प्रयुक्त हिंदी 10 नंबर का हो जाएगा, भैया बैंकों में किस प्रकार से हिंदी बोली जाती है। ठीक है। दूसरा क्या अव्यय, तीसरा क्या अनुतान, और चौथा क्या है हिंदी के प्रयोग और द्विभाषीकरण। यानी इसमें अगर आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो टिप्पणी लिखना है, टिप्पणी मात्र 10 नंबर की आती है। कितने नंबर क्या है, टिप्पणी मात्र 10 नंबर का आता है। ठीक है। और 10 नंबर के लिए आपको 2 पेज लिखना, कितना पन्ने लिखना है, 2 पन्ने लिखना, इससे ज्यादा कोई भी नहीं लिखेगा, 2 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है, जैसे आपको लिखना है कि बैंकों में प्रयुक्त हिंदी। ठीक है। तो भैया बैंकों में प्रयुक्त हिंदी कैसी है, देखो जो जो जिस हिंदी का प्रयोग बैंकों में किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बैंकों में प्रयुक्त। नहीं, बैंक में किसी खास उद्देश्य के लिए जिस हिंदी का प्रयोग हो रहा है वही क्या है, बैंकों में प्रयुक्त हिंदी बन जाएगी। समझ रहे हो
कि बैंकों में किस प्रकार की हिंदी का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आप देखोगे, जैसे पासबुक, खाता नंबर, चेक संख्या, ये सब क्या है भैया, बैंकों में तो ऐसी हिंदी बोली जाती है ना, ठीक है। जैसे उसमें बोल देगा, जैसे उसमें हस्तांतरण, ठीक है, नगद भुगतान, ऐसे शब्द कहाँ पर बोले जाते हैं, बैंकों में बोला जाता है। जैसे बोलेगा नगद भुगतान, ठीक है, बोलता है ना नगद भुगतान, चेक संख्या, ठीक है, निकासी, निकासी शब्द क्या है भैया, निकासी, निकासी क्या है, जिसने किसी ने पैसे निकलवा ले तो बोलेगा निकासी, क्या है, इस प्रकार का शब्द बोलता है ना। पासबुक क्या है, जैसे बोलता है पासबुक, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग शब्द यूज किए जाते हैं ना। जैसे बोलेगा कि फिक्स 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 अकाउंट, ठीक है, ज्वाइंट खाता, दो लोगों का जो अकाउंट होता है उसको ज्वाइंट खाता बोलते हैं ना। तो इस प्रकार की हिंदी कहाँ पर बोली जाती है भाई, बैंकों में बोली जाती है ना। अरे तुम किसी बैंक की पासबुक देख लेना, तो उसमें बैंक की पासबुक में बैंक की भाषा, बैंक की हिंदी कैसे है उसमें आपको मिल जाएगी कि भाई बैंक वाले जो हैं वह किस प्रकार की हिंदी का प्रयोग करते हैं। देखा होगा ना कि अलग प्रकार की हिंदी का प्रयोग करते हैं बैंक वाले जो होते हैं, उनके बहुत सारे शब्द हैं। अगर आप देखो बैंकों में जो प्रयुक्त हिंदी है ना, ये आपके दे रखा है, जो आपका प्रयोजन मूलक हिंदी वाला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, उसी चैप्टर में से तो क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका लिखना पड़ेगा बैंकों में प्रयुक्त हिंदी क्या है। 10 नंबर में क्वेश्चन लिखना है, 10 नंबर के लिए ओनली मात्र 2 पन्ना लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। इस बात को मेरी आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कितना, 2 पेज से ज्यादा हम लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे अगला देखोगे, इसमें अनुतान क्या होता है, अनुतान को आपको पता है, अनुतान पता होना चाहिए ना, वह अनुतान क्या है। तो अनुतान अगर आप देखोगे, अनुतान दे रखा है, इसमें देखा दूसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो दूसरे चैप्टर में आपको मिल जाएगा अनुतान क्या है। अनुतान यहाँ से आप लिखना है, ठीक है, अनुतान को से यहाँ से रहेगा, अनुतान आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो अनुतान को आप कैसे लिखेंगे कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो उस वाक्य को बोलने का जो ढंग है या भाव है, उसी को अनुतान या लहजा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई बात बोलते हैं या किसी से आप बातचीत करते हैं, तो आपके बोलने का जो तौर तरीका है, क्या है, जो तौर तरीका है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुतान या लहजा कहते हैं। अनुतान को सुर लहर भी कहते हैं, सुरों के आरोह अवरोह क्रम को सुर लहर की संज्ञा दी जाती है ना, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ना, जब हम बोलते हैं तो वाक्य में सुर लहर हो रहती है, यही कारण है कि पूरे शब्द में वाक्य में सुर लहर का निर्देश किया जाता है। अनुतान वस्तुतः उस सुर को कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ बदल जाता है। देखो अनुतान क्या होता है भैया, अनुतान क्या कर देता है, शब्द के अर्थ को पूरी तरीके से क्या कर देता है, बदल देता है। क्या कर देता है, बदल देता ना अनुतान। अगर आप देखेंगे तो क्या कर देता है, जैसे अगर आप देखो अनुतान क्या करता है, जैसे अनुतान एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो क्या है कि भाई जैसे शब्द है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे बात करते करते बीच में तेज बोलने लग जाता है, फिर धीमा बोलने लग, जैसे तुम सबने गाने नहीं सुनोगे, बहुत तुम सबने गाने सुनेंगे, देखो उसमें जो सिंगर है जो गाने गाता है, तो शुरू में पहले भैया पहले धीमे बोलेगा, फिर तेज बोलने लग जाता है, ठीक है। या जैसे गाने खत्म करता है तो धीरे 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 नीचे आकर के गाने को खत्म करता है। ऐसा थोड़ी कि चिल्ला के बीच में बंद कर देगा, ऐसे नहीं बंद करता है। नहीं, क्या है कि गाने को कैसे उठाता है, यानी आवाज को धीमा तेज स्लो कम, यानी ऊपर नीचे कैसे आवाज करता है, क्या है, वही तो अनुतान है। यानी लिखित भाषा में अनुतान को विराम चिन्ह, देखो जैसे लिखित भाषा में अगर अनुतान आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, विराम चिन्ह लगा देते हैं ना, जैसे ऐसे इसको बोलते हैं विराम चिन्ह, तो उसको उस प्रकार से, जैसे किसी ने बोला भैया यह उपन्यास अच्छा है, यह बहुत अच्छा उपन्यास है, यह बहुत अच्छा उपन्यास है, तो क्या है, अनुतान यानी विराम चिन्ह लगने का काम क्या करता है, अनुतान। लिखित भाषा में जो होता है अनुतान को हम लोग विराम चिन्ह लगा के क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और अनुतान एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब यानी जो हमारे सुर हैं, ठीक है, जो हम चीज बोलते हैं उसमें जो अप डाउन होता है, ठीक है, यानी कभी आवाज को हम तेज बोल रहे हैं और कभी आवाज को हम धीमा कर रहे हैं, तो क्या है, यही हमारा अनुतान के रूप में होता है, ठीक है। जैसे गाने मैंने पता है ना भाई, जैसे फिल्म के गाने हैं, मूवी के गाने होते हैं, फिल्मों और मूवियों को जो गाने हैं उनमें आप लोगों को देखने को मिलता है ना भाई, कभी गाने गाने की आवाज बहुत तेज है, कभी गाने की आवाज डाउन हो गई, कभी गाने की आवाज तेज है, कभी गाने की आवाज डाउन होती है, तो गाना जो तेज और धीमा हो रहा है, क्या है, इसी को तो हम अनुतान कह रहे हैं। कि जब गायक किसी गाने को शुरू करता देखो कैसे, जैसे गाने शुरू करेगा तो धीमी आवाज में और फिर तेज गाने लग जाएगा, और मान लीजिए बीच बीच में देखो पहले धीमे गाएगा फिर तेज गाएगा, और लास्ट में जब गाना खत्म करता है तब देखो कैसे बिल्कुल धीमा ला करके छोड़ देता है, यानी सुर को बिल्कुल नीचे गिरा देता है। और सुर को उठाना, जो सुर लहर क्या है, यानी सुर को, यानी जो हम
शब्द बोल रहे हैं उसको सुर को उठाना और सुर को नीचे गिराना, इसी को तो हम क्या लोग हम क्या अनुतान, यही तो है, क्या है, इसी को तो यहाँ पर अनुतान बोला जा रहा है। किस प्रकार से आप क्या करेंगे उसको, जैसे एक शब्द मतलब जैसे रोको मत जाने दो, जैसे किसी ने बोला भैया रोको मत जाने दो, रोको जाने दो, ऐसे क्या है, शब्द बोलने में देखो फर्क आ जाता ना। तो अनुतान क्या, यही तो अनुतान है कि शब्द को बोलने में शब्द का जो अर्थ है वह पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे इसने बोला रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इसमें क्या फर्क आ रहा है दोनों शब्दों को बोलने में ना। तो क्या है, यही अनुतान है, क्या है, यही अनुतान है। यानी अनुतान क्या करता है कि यानी सुरों को जब हम लोग ऊपर उठाते हैं या जब हम सुर को नीचे करते हैं, तो यही क्या है हमारा अनुतान के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अनुतान आपका 10 नंबर में है, तो 10 नंबर के लिए मात्र 2 पन्ने लिखने, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपका जो पूछा गया इसमें से आपको सिर्फ 2 लिखना है। ठीक है, अव्यय कहता अव्यय देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, चारों में से आपको सिर्फ 2 लिखना है। और एग्जाम में जब भी आप 5वां क्वेश्चन करो ना, तो ऐसा नहीं कि आपको एक आता आपने एक लिख दिया और दूसरा छोड़ दिया, और इसमें चारों में से कम आपको 2 लिखना ही पड़ेगा। इस बात को मेरी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, खंड 2 देखिए, अगला हमारा क्या है, खंड 2 आ गया। देखिएगा क्या नोट्स लिखा गया है, इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी इस खंड में अगर देखोगे जितने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, देखिएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 5 परिभाषिक शब्दों के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। यानी आपको क्या लिखना है, परिभाषिक शब्द लिखने हैं। तो कौन कौन सा परिभाषिक शब्द, जैसे अधिनियम, ठीक है, दूसरा क्या अध्यादेश, ठीक है, निविदा, प्रारूप, संविदा, विनिमय। इन टोटल कितने परिभाषिक शब्द हैं, अगर आप देखेंगे टोटल 6 दे रखे हैं। 6 में से आपको क्या करना है, परिभाषिक शब्द लिखना है। और परिभाषिक शब्द जो आपको लिखना है 2-3 लाइन लिखना, इससे ज्यादा नहीं लिखना। और इसमें से आपको 5 करना पड़ेगा ही, और बहुत आसान होता है जो और हर साल आएगा परिभाषिक शब्द। क्या है, परिभाषिक शब्द हर साल आता है। और मैंने बता भी रखा कि जितने किताब में परिभाषिक शब्द दे रखे हैं आप लोग सारा पढ़ के चले जाओ, और आपका 15 नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 15 नंबर कंफर्म हो जाएगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा। और हर साल छठा क्वेश्चन आता ही आता है परिभाषिक शब्द को लेकर के। तो ये परिभाषिक शब्द इनको आपको कैसे लिखना है, चलिए हम लोग इनको भी देख लेते हैं, और एग्जाम में इसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको भी देख लेते हैं। कि जो आप लोगों को परिभाषिक शब्द लिखना है, देखो यही परिभाषिक शब्द होते हैं, और परिभाषिक शब्द आपको कैसे लिखने हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 6 के 6 परिभाषिक शब्द लिख लो। ठीक है, और 2-3 लाइन का गैप छोड़ छोड़ करके। ठीक है, जैसे पहला लिखा, पहला लिखो, नंबर 1 डालो, फिर सबसे लिखो अधिनियम। अधिनियम क्या लिखना, ब्लैक पेन से लिखना है। तो ब्लैक पेन से लिखने के बाद क्या लिखोगे, विधायिका द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। देखो जब कोई कानून बनता है ना, तो कानून जो लिखा जाता है ना, जिस पन्ने पर उतारा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिनियम। अधिनियम उसी को बोलते हैं, एनी एक्ट। जैसे मान लो भैया कोई कानून आया है, ठीक है, जैसे सरकार को कोई कानून बनाना है तो सरकार क्या करेगी, एक बिल तैयार करेगी, ड्राफ्ट तैयार करेगी, और जब वह पार्लियामेंट यानी हमारी लोकसभा में, राज्यसभा में जब पारित हो जाएगा, तो वह एक अधिनियम यानी एक कानून है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं, उसी वही क्या होता है, अधिनियम। विधायिका यानी संसद द्वारा जब कोई कानून बन जाता है या जो कोई कानून पास हो जाता है, उसी को हम लोग अधिनियम बोलते हैं। क्या बोलोगे, संसद द्वारा जब कोई कानून पास हो जाता है तब हम उसको अधिनियम कहते हैं। ठीक है, संसद यानी हमारी लोकसभा, राज्यसभा में जब कोई कानून पास हो जाएगा और जिस पर राष्ट्रपति महोदय साइन कर देंगे, तब वह कानून, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद वह जो बिल होगा यानी वो जो ड्रॉप होगा वह कानून की शक्ल लेगा, और फिर वह पूरे हमारे देश में लागू हो जाएगा। अगला क्या, अध्यादेश क्या है, देखिएगा राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया आधिकारिक आदेश को ही हम लोग अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है, जिसे मान लो भैया कि सरकार को कोई कानून बनाना है, ध्यान रखना, चलो ध्यान सुनना मेरी बात को, अध्यादेश समझ नहीं पाओगे क्योंकि ये सारे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वर्ड हैं। ठीक है, और कानूनी शब्द है। देखो अध्यादेश क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए कि हमारे देश की सरकार को कोई कानून बनाना है, ठीक है, और भाई देश में कोई कानून सरकार को लेकर के आना है, लेकिन क्या है उस समय हमारे देश में संसद नहीं चल रही, क्या है, संसद नहीं चल रही। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सरकार 6 महीने के लिए, कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। रात के 12 बज रहे हो तब भी सरकार कानून बना सकती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति का साइन करवाना पड़ेगा, या राज्य सरकार बना तो राज्यपाल का साइन करवा करके सरकार किसी भी कानून को बना सकती है। उसी को हम बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश यानी जो 6 महीने तक चलता है। अगर सरकार को उस अध्यादेश को आगे बढ़ाना है
तब उसको संसद में पास करवा करके बाकायदा कानून बनवाना पड़ेगा, तब वह अध्यादेश हमेशा हमेशा के लिए लागू हो जाएगा। नहीं तो जो अध्यादेश होता है वो मात्र 6 महीने तक वो वैलिड होता है और 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अध्यादेश जब पास होता है तो इस पर राष्ट्रपति का साइन होता है। ठीक है। निवेदिता क्या है देखिएगा, आवश्यक रकम लेकर के वांछित वस्तु जुटा देना, पहुंचा देना, लिखित दस्तावेज, यानी जैसे आपने किसी से सामान लिया, टेंडर जिसको बोलते हैं, जैसे टेंडर नहीं होता, जैसे टेंडर जारी होता है, ठीक है, निविदा उसी को बोलते हैं। जैसे आपको कोई टेंडर मिला है, जैसे आपको कोई पैसे दिए गए हैं और पैसे देने के बाद आपसे कोई काम करवाया जा रहा है, उसी को बोलते हैं टेंडर। जैसे भैया जैसे पुल बनाना है, ठीक है, सड़क बनानी है, जिसके टेंडर जारी होते हैं ना, भाई कोई खरीदता है, टेंडर खरीद ले, भाई इतने पैसे में हम पुल बना देंगे, ठीक है, और ये पूरा लिखित दस्तावेज होता है। क्या होता है जी, लिखित डॉक्यूमेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेंडर। संविदा क्या होता है, आगे अगला शब्द देखिए, क्या संविदा क्या है, कुछ निश्चित शर्तों पर दो या दो से अधिक पक्षों के बीच जो समझौता था। एक प्रकार की संविदा क्या है कि दो पक्ष यानी इसमें दो लोग हैं और उनके बीच में कुछ शर्त हैं, यानी कुछ नियम कानून के आधार पर उनमें कुछ समझौता होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, संविदा कहते हैं। यानी दो लोगों के बीच में कुछ निश्चित शर्तों के जरिए भैया उन दोनों में आपस में कोई न कोई बात होगी कि हाँ भाई ये तुमको करना है, उसके आधार पर जो समझौता होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संविदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, उसी को संविदा बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रारूप क्या होता है। प्रारूप क्या है, किसी भी प्रस्ताव, योजना या विधेयक आदि का प्राथमिक रूप जो शीघ्र में तैयार कर लिया जाता है किंतु बाद में कुछ काट छांट या संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, मसौदा या प्रारूप कहते हैं। प्रारूप क्या है, जैसे सरकार को कोई कानून बनाना, कोई कानून लेकर के आना है तो सरकार उसका पूरा प्रारूप यानी खाका तैयार करेगी, कानून कैसे बनेगा, उसमें कितनी सजा होगी, एफआईआर कहाँ दर्ज होगी, सजा कितनी साल की होनी चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रारूप बोलते हैं। क्या बोला जाता है, यही हमारा क्या बनता है भाई मेरे, हमारा क्या है, प्रारूप है कि उसमें कितना रहेगा कितना नहीं, इसको क्या बोलेंगे, प्रारूप। अगला देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्या है, अगर आप देखेंगे विनिमय, विनियम, विनियम देखिएगा क्या है, विनियम देखिएगा, वह विशेष नियम जो किसी संस्था आदि का प्रबंधन या नियंत्रण के लिए प्राधिकृत आदेश से या निश्चित अनुसार बनाया गया हो। ठीक है, विनियम क्या है, एक प्रकार से जो कोई संस्था, जैसे कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कोई सरकारी संस्थान है, प्राइवेट संस्थान है, उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको आदेश देने के लिए जो कानून नियम बनाए जाते हैं उसको हम विनियम बोलते हैं। ठीक है, कि ये परिभाषिक शब्द आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और यहाँ पर देखो जितने परिभाषिक शब्द लिख रखे हैं, जैसे पारित, अनुबंध, आयोग, ठीक है, समिति, मानक, ठीक है, मसौदा, विधेयक, मंत्रालय, संविधान, संविधान सभा, संशोधन, अनुच्छेद, ठीक है, या अनुज्ञप्ति, निर्देशिका, अंतर प्रांतीय, ये जितने परिभाषिक शब्द दे रखे हैं ये सारे परिभाषिक शब्द आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आ भी सकता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन 7वां क्या देखिएगा, निबंध रचना के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना। यानी आपका 7वां क्वेश्चन हर साल 15 नंबर का निबंध आएगा और 15 नंबर के निबंध के लिए आपको 2 से 2.5 पेज लिखना ही पड़ेगा। निबंध हर साल आता है, जैसे इस बार निबंध क्या है, जैसे विज्ञान और मानव जीवन क्या है, पहला का है, और खा क्या, भारतीय संस्कृति। इन दोनों में से आपको चाहे भारतीय संस्कृति पर निबंध लिख दो, चाहे विज्ञान और मानव जीवन पर निबंध, इनमें से आपको क्या करना पड़ेगा, निबंध लिखना पड़ेगा और 2 से 2.5 पेज पर इस निबंध को आपको तैयार करना पड़ेगा। देखिएगा इसमें जो आपको निबंध लिखना है, जैसे मान लीजिए का पे निबंध लिखना है कि भाई विज्ञान और मानव जीवन क्या है, तो विज्ञान और मानव जीवन पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा। जैसे भाई विज्ञान जिसने क्या किया, मानव के जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। अगर आप लोग देखोगे कि विज्ञान के आने से मानव जीवन में क्या हुआ, भाई देखोगे हर चीज बदल गया। इंसान आज जितनी भी चीजों का प्रयोग करता है, आपके पास बिजली है, बिजली से चलने वाली जितनी चीजें हैं वो सब विज्ञान के जरिए हुई हैं। आज हमारे पास कार है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, पंखा है, जितने आदमी के पास संसाधन है, ठीक है, वो सारी चीजें कहाँ से आई, जो आज इंसान सुख सुविधाओं को भोग रहा है, किसका है, भाई विज्ञान के जरिए ही संभव हो पाया ना। तो विज्ञान ने मानव जीवन को क्या कर दिया है, बहुत आसान बना दिया है। देखते नहीं कितना आसान जीवन हो गया है कि भाई अगर गर्मी नहीं लगती एसी चला लो, कूलर चला लो, पंखा चला लो, ठंडा पानी पीना है तो फ्रिज में रख दो, खाना अगर आपका है खराब ना हो
इसके लिए हम लोग उसको फ्रिज में रख देते हैं। कहीं पर घूमना फिरना है तो हमारे पास क्या कार है, बाइक है, ये सारी चीजें क्या किसके विज्ञान के जरिए ही तो बन पाई हैं। अगर आप देखो विज्ञान के जरिए क्या है, आज जो सारी दवाइयां जो ऑपरेशन होता है जिससे हम लोग बीमार हो जाते हैं तो क्या ऑपरेशन ऑपरेशन किसके जरिए होता है, विज्ञान का ही तो वरदान है। आज जो पूरी मेडिकल है, जो विज्ञान है, विज्ञान से ही तो जरिए सारी दवाइयों का इलाज संभव है। जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, जो क्लिनिक हैं, यानी इन विज्ञान ने मानव के जीवन को क्या कर दिया है, आसान बना दिया है और सुखमय बना दिया है और इंसान के जीवन को क्या कर दिया है, बहुत बेहतर बना दिया है। भाई आज हमारा जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य देखो आज जितना भी स्वास्थ्य है, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं। इंसान मानव जो है वो अगर बीमार पड़ जाता है, उसको खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है या कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, उसको कैंसर हो जाता है या टीबी हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसको उसका इलाज कहाँ से होता है, भाई विज्ञान में ही तो संभव है। विज्ञान में ही तो संभव है। दूसरा मानव के जीवन को सुखमय बना दिया है उसने। देखो हम लोगों का जीवन कितना आसान हो गया है। देखो आज देखो विज्ञान के जरिए तो सारी टेक्नोलॉजी आई है, विज्ञान ही तो है। जैसे आज देखो फेसबुक है, इंटरनेट है, गूगल है, जिसे हम जरिए के लोग क्या करते हैं, मनोरंजन है। इंटरनेट क्या है, यानी विज्ञान ने क्या कर दिया है, पूरी तरीके से मानव जीवन को क्या कर दिया भाई, बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। देख रहे कितना इजी हम लोगों का जीवन हो गया है। तो विज्ञान और मानव जीवन पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा, जो मैंने बताया है इन्हीं बातों को आप घुमा फिरा के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और 15 नंबर का एक निबंध है, जैसे इसमें दो दिया है, का था विज्ञान और मानव जीवन, जिसमें खा क्या है, भारतीय संस्कृति। तो इसमें आपको दोनों में से किसी एक पर लिखना, दोनों पर नहीं लिखना, किसी एक पर 2 से ढाई पेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिसे मान लीजिए खा है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या थी पहले ये समझ लो। संस्कृति में खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, ये सारी यही हमारा संस्कृति है। जिसे भारतीय संस्कृति क्या, भाई भारतीय संस्कृति में अगर आप पहनावा देखोगे तो हमारे देश में क्या है कि भाई महिलाएं साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो पुरुष हैं वह कुर्ता पैजामा पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं। क्या है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में अगर आप देखो हमारे यहाँ पर कई तरह के तीज त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे अगर होली, दिवाली, ठीक है, ये सारे तीज त्योहार मनाए जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे अगर रक्षाबंधन हो गया, ठीक है, या और जैसे भाई मान लीजिए कि नवरात्र मनाए जाते हैं। क्या है, सारे जो हमारे त्योहार क्या है, भी हमारा कल्चर है ना, हमारी संस्कृति है। हमारे देश में शादी विवाह कैसे होते हैं, ठीक है, देखते हो हमारे यहाँ पर जो शादियां होती हैं, जो विवाह होते हैं, उसमें हमारा संस्कृति कैसे, हमारा कल्चर कैसे है, ठीक है। देखो हमारे देश में क्या है, बहुत सारे ऐसे व्रत होते हैं जो महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं। कई सारे ऐसे व्रत होते हैं जो महिलाएं अपने पति के लिए रखती हैं। तो क्या है, ये हमारा कल्चर ही तो है, हमारी संस्कृति ही तो है। हमारा देखो संस्कृति में जैसे खान पान है, देखो अगर आप लोग खान पान में देखो हमारे देश में क्या है, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी, ठीक है, पूरी सब्जी हलवा, ये सारा क्या है, हमारा खान पान ही तो है। हमारे देश में सारी यही सारी चीजें तो खाई पी जाती है। तो भारतीय संस्कृति में हमारा खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, शादी विवाह, जो सारी परंपराएं हैं वही तो हमारा संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति में आपको यही सारा क्या कर देना, हेडिंग बना करके अच्छे से जो मैंने बताया आपको सारा यही भाई लिखना पड़ेगा। और निबंध हर साल आता है, याद रखना, निबंध हर साल आएगा, 2 आएगा, जिसमें से आपको सिर्फ एक पर लिखना होगा, दोनों पर नहीं, सिर्फ एक पर 2 से ढाई पेज, ढाई 3 पेज का लिख देना, ठीक है। और पैराग्राफ बना के लिखना है, कोई हेडिंग बना करके निबंध नहीं लिखा जाता, इस मेरी बात को याद रखिएगा। तो 7वां क्वेश्चन हो गया। चलिए हम लोग अपना 8वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। यानी क्या करना है, इसमें संधि विच्छेद करना है। क्या करना, संधि विच्छेद। जैसे क्या क्या है, जैसे रमेश, दूसरा क्या है प्रश्नोत्तर, तीसरा क्या सच्चिदानंद, चौथा क्या दुरुपयोग, पांचवा क्या है निराशा, और छठा क्या है उपयुक्त। यानी आपको क्या करना, संधि विच्छेद करना, इनको अलग अलग करना। जैसे रमेश का क्या होगा, रम रम जमा ईस, रम जमा एस, रमेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रम जमा एस यानी प्लस एस हो जाएगा, क्या होगा, रमेश हो गया। प्रश्नोत्तर, प्रश्न प्लस जमा उत्तर, क्या होगा, प्रश्नोत्तर हो जाएगा, ठीक है। दुर और प्लस दुरुपयोग कैसे बनेगा, देखो लिखो दुर और प्लस उपयोग, क्या हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाएगा, ठीक है। निराशा, क्या देखो, निर प्लस आशा, क्या होगा, निराशा। इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। और आपको 6 दिया गया है, 6 में से आपको कितना करना है, 6 या 5 करना पड़ेगा। और इस संधि विच्छेद आप लोगों को कैसे करना, चलिए मैं बता देता हूं, क्योंकि संधि विच्छेद काफी इंपॉर्टेंट, जैसे यहां करके बताया। तो इसको पहले क्या करो,
एक पेज लेना, पन्ने पर ना जैसे क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 8 लिख देना। क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 8 डाल दिया, संधि विच्छेद। अब उसमें लिखो 1 2 3 4 5 और उसके सामने यहाँ लिखो रमेश, प्रश्नोत्तर, सदानंद, दुरुपयोग। यानी आपको जो जो जिसकी संधि विच्छेद करना है, और एक ब्लैक पेन से लिखो और उसके सामने ब्लू पेन से आपको क्या लिखना, जैसे रमेश लिखा, रम जमा ईस, रम जमा एस, रमेश, ठीक है। जैसे आपने दूसरा लिखा प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर तो ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा और उसके सामने प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर हो जाएगा ना। इस प्रकार के हम लोगों को क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। अरे 8वां क्वेश्चन हर साल भाई मेरे संधि विच्छेद आता ही आता है और संधि विच्छेद करके जाना है, कोई भी इन चीजों को छोड़ेगा नहीं, ठीक। यहाँ पर जैसे आपकी बुक में संधि विच्छेद दे रखी है, ठीक है, और आप चैप्टर नंबर 9 देखेंगे तो आपको वहां पर सब जो भी एग्जाम में संधि विच्छेद आता सारा यहाँ पर बता रखा है। और बुक में यानी 9.2 यानी चैप्टर नंबर 9 में संधि दे रखी है और इसमें जितनी संधि दे रखी है सारी संधियों को पढ़ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इसमें से आता ही आता है, इसलिए इसको पढ़ करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे देखिएगा, जैसे अगर आप देख संधि विच्छेद कौन, जैसे दुरुपयोग था, दुर प्लस उपयोग, दुरुपयोग हो गया। निराशा, नी जमा आशा, निराशा हो जाएगा। जैसे आया था ना, जैसे निराशा है, नी जमा आशा, निराशा हो जाएगा। दुरुपयोग, दुर प्लस उपयोग, क्या हो, दुरुपयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से रमेश, ठीक है, रम जमा ईस, रम जमा एस, रमेश, ठीक है। सदानंद, सदा प्लस आनंद, सदानंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रश्न प्रश्नोत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये संधि विच्छेद इसमें जितना दे रखा, जैसे मताधिकार, स्वेच्छा, सूर्योदय, वगीश, उच्चारण, जगन्नाथ, निरपेक्ष, निराशा, दुरुपयोग, दुर्भाव, ठीक है। जैसे धन भाव, रमेश, उन्नयन, दिग्गज, सदानंद, निरादर, दुर्गति, ये जितने संधि विच्छेद दे रखे हैं सारा संधि विच्छेद आप सबको पढ़ करके जाना है, क्योंकि संधि विच्छेद भाई मेरे 10 नंबर का आएगा ही आएगा। अरे बिल्कुल कंफर्म है, आता है, पूरा पक्का आता है और हर साल आता है और इस बार भी आएगा, याद रखना संधि विच्छेद करना आएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ 9.2.3 चैप्टर नंबर 9 में संधि दे रखा, पढ़ के चले जाओ। परिभाषिक शब्द आता ही आता है और एक निबंध लिखना आएगा ही आएगा, चाहे आप लोग निबंध बना करके लिख देना, लेकिन लिख करके आना जरूरी है, जो जो चीजें मैंने बताया है। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन पेपर है पूरा कंप्लीट हो गया है और जितना मैंने क्वेश्चन पेपर करवाया है आप लोगों का क्वेश्चन पेपर लगभग ऐसे ही आता है। और इसी प्रकार से मैं आप सबका BHDLA 135 का अभी तक मैंने 2 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा दिया है। मैंने दिसंबर 2023 का भी करवा दिया है और आज मैंने जून 2023 का करवा दिया। इसी प्रकार से 2-3 क्वेश्चन पेपर और मैं आपका करवा दूंगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे आता है और एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, ताकि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हमारे चैनल पर आपको लगातार मिलता रहेगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना होगा पूछ लेना। और बाकी सब्जेक्ट की आपका जो वीडियो है वह भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग आपको अगली क्लास में आपको जरूर लेंगे और इसी प्रकार से मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और भी मैं सोल्व करवा दूंगा। ये सारे मैं सोल्व करवाएं, इसलिए आप सबको इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए।